ये कोई क्लिक बेट थंबनेल नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी वीडियो है उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनके प्री बोर्ड्स में 25 से 30 मार्क्स रह गए, किसी के 20 रह गए, किसी के 35 रह गए। वो अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं और 45 प्लस की रेंज में आना चाहते हैं। ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए है। और टॉपर्स तो 70 आउट ऑफ 70 वाले ही हैं, उनके लिए तो अलग वीडियो होती है। पर ये अगर जो पास होने में जिनको भी दिक्कत हो रही है, सिर्फ 30 की लाइन में है, वो अपने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्ट्रैटेजी से पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से चैप्टर एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा वो देखते हैं। पहला चैप्टर सॉल्यूशन है, वो आएगा 7 नंबर का, बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर है, देख पा रहे हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का, ये भी हाई वेटेज वाला चैप्टर है। काइनेटिक्स 7 नंबर का है। डीआरएफ ब्लॉक 7 नंबर का है। कोऑर्डिनेशन 7 नंबर का है। हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स 6 नंबर के हैं। एल्कोहल फिनोल इथेल 6 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 नंबर का है। और अमीन्स भी 6 नंबर का है। तो कई बच्चे पूछते हैं क्या ऑर्गेनिक को लीव कर सकते हैं? भाई अकेली ऑर्गेनिक कितने मार्क्स की आ रही? 26 से 30 मार्क्स की आएगी बायोमोलिक्यूल्स को मिलाकर। तो ऑर्गेनिक को लीव करना तो बिल्कुल भी एक ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसमें इजी चैप्टर कौन से हैं और अभी मैं टॉपिक वाइज देखो मैं लिख के आ रखा हूँ। टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स को हमको कवर करना है वो सारे हम देखेंगे इसी वीडियो में। पहला मेरे हिसाब से सॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। यहाँ से हम पूरे 7 नंबर निकाल सकते हैं और इस चैप्टर को पूरा विद न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ सिर्फ एक दिन में जो है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हमारे पास ईजिली हो जाएगा। बहुत ईजी बोलूँगा, जिसने पहले पढ़ रखा होगा उसके लिए तो 2 से 3 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी शुरू से लेके लास्ट तक। लेकिन जिसने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है वो भी कंप्लीट चाहे तो एक दिन में पूरा चैप्टर को विद न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। एक दिन क्या, वैसे तो चैप्टर 4 से 5 घंटे में ही पूरा हो जाता है, पर बीच में बाकी सब्जेक्ट भी दे रहे होंगे तो उसको देख के मैं एक दिन ये बोल रहा हूँ। तो सॉल्यूशन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है। पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कितना 5 मिनट का टॉपिक है। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, 3 हमारे पास कंसंट्रेशन हमारे पास है यहाँ पर। फिर आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी हमारे पास? गैस की है एक तो सॉल्यूशन के अंदर, एक हमारे पास होती है सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर। तो टेम्परेचर के साथ एक वेरिएशन हमारे पास, एक प्रेशर के साथ है। गैस में प्रेशर में हम हेनरी लॉ पढ़ लेते हैं, तो छोटा ही हमारे पास टॉपिक। ये वाला चैप्टर मैंने अच्छे से कवर करा रखा है। लेक्चर किसी ने देखने हो 2 से 2.5 घंटे के लेक्चर कुछ हैं टोटल। और मैंने 1 शॉट भी करा रखा है, किसी को सिर्फ रिवाइज करना हो तो 1 शॉट वीडियो भी इसकी देख सकता है। फिर आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जहां हम पढ़ते हैं रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ भी बहुत ईजी है। आइडियल एंड नॉन आइडियल का डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी नहीं छोड़ना। फिर आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से। और इसका फिर वांट फैक्टर, जहाँ हमने आई की वैल्यू को निकालना होता है और हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करनी होती है। वांट फैक्टर कब निकालेंगे? जब हम एसोसिएशन होगा सॉल्यूट का या फिर डिसोसिएशन होगा जब वो सॉल्वेंट में जाएगा। बस सॉल्यूशन में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन को छोड़ना ही नहीं, इसको तो पूरा कंप्लीट करके जाना। ये एग्जाम में पूरे 7 नंबर दे के जाएगा। और थोड़ा बहुत ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन वगैरह, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये सब क्या होता है ये सब भी देख लेना। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये चैप्टर भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें, ये तो मस्ट करना ही करना है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर हम देखते हैं, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये हमको बस रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए। कितना इजी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करेगा? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी से हम आयंस में इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो सॉलिड में जो है हमको डिपॉजिट देखने के लिए मिल जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए। राइट साइड होगा रिडक्शन, लेफ्ट साइड होगा ऑक्सीडेशन, और ये बीच में क्या हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है नर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या क्या निकलता है? एक तो ई सेल की वैल्यू, एक डेल्टा जी नॉट और के सी। अगर कोई इस चैप्टर को छोड़ भी रहा है ना तो ये 3 टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, पक्का 100% है, यहाँ से तो पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ से भी 90% चांस है ये आएगा ही आएगा। तो जहाँ पे ये तो रट्टे वाला है सिंपल, बैटरीज और फ्यूल सेल कोरोजन। कौन सी इसमें? लेड एसिड बैटरी है, मर्करी बैटरी है, ड्राई सेल है और फ्यूल सेल्स हमारे पास है गिवन है। तो इन चारों में से एक ना एक चीज़ पूछेगा। 99% चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। और इसके तो सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हमको, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। फैराडेज लॉ, 2 लॉ है हमारे पास और इनसे रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल
आता है। डिपॉजिट करना बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, मैंने करा रखा है, न्यूमेरिकल भी देखना होगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले भी वन शॉट में अपलोड कर रखे हैं, सिर्फ फॉर्मूले जहाँ पे है, कोई कुछ नहीं पढ़ के जा रहा होगा तो फॉर्मूले ही याद कर लेना, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं वो भी देख लेना। तो यहाँ से 9 में से तो ईजिली कोई छोड़ भी रहा है इस चैप्टर को तो 9 में से 6 से 7 नंबर तो आराम से इसमें से निकल सकते हैं, सिर्फ अगर ये 3 टॉपिक भी लास्ट के पढ़ लिए। हमको नर्स सीक्वेंस से ई सेल कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट आना करनी चाहिए, और लॉग के सी की वैल्यू आना चाहिए। हमको एन की वैल्यू भी आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है हमारे पास, और सेल रिप्रेजेंटेशन तो आना ही चाहिए, बिना इसके तो नर्स इक्वेशन हम अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। केमिकल काइनेटिक्स हो सकता है कई लोगों को टफ लगे, तो इसको एक ऑप्शन है कि लीव कर सकते हैं। देखो कोई भी चैप्टर कंप्लीटली लीव तो करना ही नहीं है, उसमें से जो जो हम जितने मार्क्स निकाल सकते हैं, और 7 में से अगर हमको इसमें 3 मार्क्स मिल गए तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। तो केमिकल काइनेटिक्स का देखते हैं अब। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हमको देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, हमको फॉर्मूले इनके आने चाहिए एक तो, और हमारे पास ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, रेट जो होगा, अगर हम देखते हैं रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 0 हो गया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए की पावर 1 हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 हो गया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर वो पूछ लेगा कंसंट्रेशन को डबल कर दिया हमने सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमारे पास क्या बना 4A², यानी कि मेरा रेट क्या हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज कर चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में से इजीली मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन वगैरह पूछ ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर रिएक्शन में डिफरेंस पूछ ले, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है हमारे पास वो पूछ ले। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक दो दो नंबर यहाँ से जोड़ सकते हैं। अगर कोई याद कर सकते हैं इंटीग्रेटेड लॉ, 3 फॉर्मूले हमारे पास, यहाँ से एक क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है हमारे पास ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट इक्वेशन। टेम्परेचर के साथ रेट पे हमारा क्या फर्क आता है, यहाँ हम यूज करते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, लॉग ऑफ K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA अपॉन में 2.303 R और T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है, बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये वॉन्ट ऑफ वाला फॉर्मूला हमको नहीं छोड़ना है। कोलिजन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको याद करना है एक्टिवेशन एनर्जी K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में RT, आरएनएस इक्वेशन है। यहाँ से हम ln K इक्वल्स टू LNA माइनस का EA अपॉन RT ये भी कर सकते हैं, क्या पता ग्राफ यहाँ से पूछ ले, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करवा दे रिएक्शन में इक्वेशन पूछ के। और अगर log K पूछेगा तो log K इक्वल टू log A माइनस का EA अपॉन में 2.303 RT, ये सब भी हमको पता होना चाहिए। ये आरएनएस इक्वेशन है। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर तो आसानी से ले सकते हैं। अगर कोई छोड़ रहा है तो ट्राई करना मिनिमम से मिनिमम छूटे, हमको छोड़ना नहीं है कुछ भी ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम से कम वो तो कवर करने ही करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास D एंड F ब्लॉक। अब जैसे ये 7 मार्क्स का है तो ये भी हमको क्या स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है D एंड F ब्लॉक, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं याद करने वाली। तो हमने क्या करना है, अगर हम छोड़ रहे हैं इस चैप्टर को तो हमको सिर्फ रिएक्शन छोड़नी है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है इसमें ये दिखा देता हूँ मैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए सबकी, सारे D ब्लॉक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। कहीं भी सर्च कर लेना, इसकी ट्रिक मिल जाएगी, जैसे शक्ति, वक्रमन, फीको, नीकू, जन। ये हमारे पास 3D सीरीज मैंने लिख दी है, ऐसी 4D लिख सकते हैं, ऐसी 5D लिख सकते हैं। ट्रिक के साथ 5 मिनट में सिर्फ ट्रिक याद हो जाती है, इतनी इजी होती है D ब्लॉक की। और इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे बढ़ते हैं, कोई इसमें अलग तरीका नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमको याद करने बहुत आसान रहते हैं। हमको एटॉमिक नंबर तो याद करना नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना है, तो बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ याद हो जाती है। फिर हमको उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि D1 होता है, D2 होता है, इसका मतलब कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। D5 हमारा बहुत स्टेबल होता है और D10 हमारा काफ़ी स्टेबल होता है। D5 में क्या है हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, D10 में क्या है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, D10 क्या है हमारे पास कलरलेस है, D5 का हाई स्पिन क्या है कलरलेस है। ऐसी सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब पूछता है कलर का रीज़न क्या है, तो हमारे पास क्या है DD ट्रांजिशन। कोई बोलता है हमारे पास ये वाला मेटल कलर क्यों है, तो DD जैसे वैसे तो कोऑर्डिनेशन पूछेगा कलर वगैरह, तो वहाँ पे आंसर क्या होता है DD ट्रांजिशन हमारे पास आंसर देखने के लिए मिलता है। फिर बोलता है अगर कि D ब्लॉक्स एलिमेंट को हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर क्या होता है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फिर बोलता है अगर D ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, फिर आंसर क्या होता है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो आधे से ज़्यादा आंसर तो हमारे पास क्या है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है।
ऐसी छोटी छोटी, इसका क्या करना, वन शॉट लगा लेना। उसमें भी क्या रखना है, रिकॉर्डेड वाला लगाना है, किसी का भी रिकॉर्डेड लाइव मत लगाना, लाइव में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है हमारे पास। और इसका लगाना है PYQ क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से, रिएक्शन वाले नहीं करने जिसमें रिएक्शन आएगा कि सल्फेट की ऑक्सीडेशन करनी, I2 की वो करनी, रिडक्शन रिडक्शन, ये सब में नहीं पढ़ना है। जो हमारे पास थ्योरी वाला पोर्शन है यहाँ से हम कर लेंगे। तो 7 में से यहाँ से भी हम 3 नंबर आराम से निकाल लेंगे। और किस्मत अच्छी रही, पाप अगर आपने कम किए होंगे तो 3 से लेकर 4 से 5 नंबर हम इस क्वेश्चन से निकाल लेंगे। लेंथनाइड्स को नहीं छोड़ना क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। लेंथनाइड में क्या पढ़ना है, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो पूछ लेगा जर्कोनियम और हॉफमनियम सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कि रेडियस हमारे पास सेम देखने के लिए मिलती है, इसका नाम लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन इसका रीज़न होता है। फिर आता है सम एप्लीकेशन ऑफ D एंड F ब्लॉक, इसकी कोई भी 2 से 3 एप्लीकेशन पढ़ लेना। अगर एग्जाम में आ गया तो हम 1 या 2 मार्क्स यहाँ से भी निकाल लेंगे। आएगा भी एग्जाम में, या तो 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा का ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और वेटेज रखता है 7 नंबर का। ये एक ऐसे चैप्टर है यहाँ से पूरे 7 नंबर खींचे जा सकते हैं, क्योंकि सारा पेपर जो आएगा बुक से आएगा, कोई भी एक्सेप्शन केस इसमें होता नहीं है हमारे पास। सबसे पहले याद रखना है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ से 1 या 2 नंबर का मार्क्स मिल जाएगा अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। पाप अगर तुमने कम किए होंगे तो यहाँ से टपक जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सिर्फ आधे घंटे में हम पूरी नोमेनक्लेचर को पढ़ सकते हैं और अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये 100% मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। फिर आता है आइसोमरिज्म, यहाँ से भी क्या है हमारे पास 2-4 आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, यहाँ से भी 100% 1 नंबर का या 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से 2 से 3 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। ये आइसोमरिज्म हमारा कितने 15 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा का ये टॉपिक नहीं है। और मैंने ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से करा रखा है चैनल पे, किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। फिर आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा और शेप पूछेगा हमारे पास, और मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। इसको साफ लिखता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन और शेप और मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर। फिर पूछेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबको पता होनी चाहिए, ये तो पूछे ना पूछे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज सबको होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा वीक फील्ड है। इसके बिना तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कितनी ईजी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डी ऑर्बिटल्स की बस स्प्लिटिंग करानी है हमको, और रीजन भी क्या बता रखा है मैंने, सब बता रखा है लेक्चर में। Eg और T2G कब करेगा, जब ऑक्टाहेड्रल होगा, और T2 और E में कब स्प्लिट होगा, जब टेट्राहेड्रल होगा। ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। और ये हमारा क्या है डेल्टा O, और ये स्प्लिटिंग क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा T। देखो CFT तो बहुत आसान है, और इसी की मदद से हम यूज़ करेंगे, कलर फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स का। कोई कंपाउंड हमारे पास कलरफुल क्यों होता है, कोई कंपाउंड कलरलेस क्यों होता है। लास्ट में NCERT में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 8-10 एप्लीकेशन लिखी हुई है। कोई भी ईजी सी 3 जो तुमको सबसे ईजी लगे वो 3 जो है याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया तो 1 नंबर में या 2 नंबर में ही आएगा, और तुम 3 लिखोगे वहाँ पे तो पूरे मार्क्स हमको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, यहाँ से पूरे 7 नंबर ईजीली, बहुत ईजीली हम स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो छोड़ने लायक बस रिएक्शन हमारे पास कहाँ है, एक तो D और F ब्लॉक में है, और थोड़ा अगर कोई काइनेटिक्स किसी को टफ लग रहा है तो थोड़ा बहुत वो छोड़ सकता है, बाकी हमको कुछ नहीं छोड़ना है। मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। सॉल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में टफ लगता है जब क्वेश्चन कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हो, पर एक बार समझ आ जाए ना फिर तो ये सबसे आसान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो, इसमें एक ही जैसे तरीके से ये सॉल्व होगा। और कोऑर्डिनेशन तो बहुत ईजी है, यहाँ से तो मैं कहता हूँ पूरे 7 नंबर लाना बहुत ही आसान है। एक बार ट्राई तो करके देखो, पहले ही मन में ये मत बिठा लो कि यार चैप्टर हार्ड है ये इजी है, चैप्टर सारे ही इजी हैं। एक बार बस ट्राई करो, मेहनत करो। अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं एग्जाम में। अब बात आती है ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में तुम ऐसे नहीं कर सकते
कि हमने सिर्फ ये वाला 7 चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लिया और ये बाकी का ये नहीं पढ़ा, फिर हमने अमीन्स पढ़ लिया। ऑर्गेनिक तो कंप्लीट ही करनी पड़ती है, क्योंकि जब वो कन्वर्जन देगा ना तो एल्केन से वो अल्कोहल भी बनवाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन भी बनाएगा, तो सारी रिएक्शन जो है मिक्सअप चलेंगी। तुम ऐसे नहीं कर पाओगे कि एक चैप्टर पढ़ लिया और तुम्हारे पूरे 6 मार्क्स यहाँ से आ गए। ऐसी अप्रोच से तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऑर्गेनिक तो पूरी ही कंप्लीट करनी पड़ती है, बिना उसके ऑर्गेनिक से मार्क्स नहीं ला सकते, वरना तो सारा एग्जाम जो है ख़राब हो जाएगा। तो मैंने लिखा है ऑर्गेनिक कैसे तैयार करना है। ऑर्गेनिक के सारे लेक्चर मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। कोई जिसने आज तक ऑर्गेनिक पढ़ी भी नहीं हो, अभी भी स्टार्ट करना चाहेगा ना, वो ईजिली, बहुत ईजिली मेरे लेक्चर से क्वेश्चन को अप्रोच आराम से कर लेगा, समझ उसको आने लग जाएगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है। और साथ में मैंने अगर किसी को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने सारे अलग से एक सीरीज चला रखी है ऑर्गेनिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो वहाँ से वो मिक्स कर रखे मैंने सारे। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर चैप्टर के ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, सबके मिक्स कर रखे हैं और बहुत ही डिटेल में समझा रखा है कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक का 5 मार्क्स का, वर्ड प्रॉब्लम में से। बहुत हार्ड लगती है बच्चों को, लेकिन मैंने वो भी 1 शॉट में करा रखी है वर्ड प्रॉब्लम। 15 वर्ड प्रॉब्लम है, उसी में से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक शॉर्ट 1 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 1 आवर की वीडियो है। पहले उसको खुद ट्राई करना, जब मैं अगर कोई वीडियो देखेगा तो क्वेश्चन खुद ट्राई करना, जहाँ फंसोगे फिर सॉल्यूशन में उसका आंसर देखना। ऐसे करके हमको अप्रोच करना है। 5 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे वहाँ से, उसके अलावा कोई है ही नहीं वर्ड प्रॉब्लम वहाँ ना, तो वहीं से आएगा। फिर हमको लास्ट में क्या करना है, अब हमारे पास एक कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है रोज़ हमको देखनी है वीडियो। मैं अपलोड कर रहा हूँ, किसी को मेरे चैनल से देखनी है तो वो भी देख सकता है। अगर कोई और फेवरेट टीचर है तो वहाँ से देखनी है तो वहाँ से भी देख सकता है। जो लास्ट में जो मार्क्स इंप्रूव करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और वो उसमें देखना ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हो, उसमें देखना है क्वेश्चन कोई नया दिख जाता है तो अप्रोच कैसे हो रही है उस क्वेश्चन की। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहाँ से तुमको ऑर्गेनिक का भी आइडिया आ जाएगा कैसे करना है, और ये सारे चैप्टर का पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और ऑर्गेनिक तो डेली करनी है भाई। ऑर्गेनिक 25 दिन बचे हैं, 25 के 25 दिन 1 घंटा तुमने ऑर्गेनिक को देना ही देना है। ऑर्गेनिक तो ऐसी है, अगर तुमने 2 दिन का गैप दे दिया ना इसमें तो बस भूल जाओगे पीछे का। इतनी सारी रिएक्शन है, इतना सारा कोरिलेशन करके चलना पड़ता है। ऑर्गेनिक को तो चाहे रात का एक टाइम फिक्स कर लो कि रात के 8 से 9 हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, बाकी पूरा दिन जो मर्जी पढ़े, ऑर्गेनिक को नहीं छोड़ सकते। ये अच्छे अच्छों को एग्जाम में डुबा देती है। ऑर्गेनिक के मैंने 1 शॉट लेक्चर भी अपलोड कर रखे हैं, किसी को सिर्फ रिवीजन करनी है तो 1 शॉट करेगा, और अगर किसी को बेसिक से स्टार्ट करना है तो वो जो है पूरे लेक्चर देखेगा। हर चैप्टर के 2 या 3 लेक्चर, उससे ज़्यादा मैंने लिए ही नहीं है, और बहुत ही ईजी तरीके से ऑर्गेनिक को कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, वहाँ से देख लो। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर तुमने इतना सब भी कर लिया ना तो इजीली बता रहा हूँ मैं, तुम आराम से 55 प्लस का अटेम्प्ट बता रहा हूँ मैं, 55 से लेके हो सकता है 60 तक आराम से अटेम्प्ट करा जा सकता है एग्ज़ाम में। कोई डरने वाली बात नहीं है, बस क्या करना है, प्रैक्टिस अब करनी है। अब एक्सक्यूज़ सारे गए, अब आराम को त्यागने का टाइम आ चुका है, और सारा दिन, जितने भी दिन बचे हैं, हमको करनी है दबाकर मेहनत। फिर हमारे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो ये 45 प्लस, कोई बैक बेंचर हो चाहे टॉपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि 70 में 70 की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लाइक स्ट्रेटजी तो सब बना रहे होंगे। लेकिन जो अभी मार्क्स पटा हुआ है, 30 से 35 आ रहे हैं, किसी के प्री बोर्ड्स में 25 से 30 मार्क्स आए, वो अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आराम से 45 प्लस मार्क्स ईजीली, बहुत ईजीली जो है एग्ज़ाम में ले लेंगे। अगली वीडियो कुछ और बेहतर मिलेगी, और मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने एग्ज़ाम के लिए। All the best. You've been spending hours to me.